Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about MPC 002, Block 2 and Unit 4, Identification of Problems in School Children and Remedial Measures. जिसमें हमने एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की बात की थी, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, A एंड B. इसमें 3 डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिनका एक्सप्लेनेशन हमारी बुक्स में है और उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. जिसमें से हमने लर्निंग डिसेबिलिटी को डिस्कस कर लिया है, जिसमें एक स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं बच्चे इन स्कूल टाइम में. उसमें जिसमें कि राइटिंग, रीडिंग, कैलकुलेशन रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आती हैं. अगर ये आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखें. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम्स में मोस्ट प्रोबेबिलिटी आता ही है. नेक्स्ट है मेंटल रिटार्डेशन. मेंटल रिटार्डेशन में बच्चे जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में 70 बिलो स्कोर करते हैं और अपने अरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चे कंसिडर किए जाते हैं मेंटल रिटार्डेशन के. तो इसको भी हमने डिस्कस किया था. ये भी टॉपिक बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है. एंड नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. ये भी इम्पॉर्टेंट है, मीन्स कि जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये यूनिट ही बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. एंड दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप्ड. ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी चैनल पे आपने विज़िट नहीं किया है तो मैंने MPC 002 के ब्लॉक वाइज और यूनिट वाइज वीडियो अपलोड की हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं और बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा. मैं आपके लिए ऐसे ही न्यू टॉपिक्स पे वीडियो लेकर आती रहूँगी. टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन. Many muscle and bone disabilities in childhood create problem of adjustment in school and may also affect their education achievement. ये तो आपने सुना ही होगा और आप जैसा कि पिक्चर्स देख सकते हो कि ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप बच्चे कैसे होते हैं. ठीक है, उनकी जो मसल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से वो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप हो जाते हैं. ठीक है, तो ये क्यों होता है? आपने सेरेब्रल पैल्सी का नाम सुना होगा. सेरेब्रल एक्चुअली ब्रेन को डिनोट करता है और पैल्सी क्या है, जिसमें टू द लैक ऑफ मसल्स कंट्रोल, जिसमें कि वीकनेस होती है और प्रॉब्लम होती है अपनी मसल्स को यूज़ करने में, तो वो पैल्सी कहलाता है. इसको सेरेब्रल पैल्सी को CP भी कहा जाता है. तो CP जो है कॉज है एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट का या डैमेज टू द ब्रेन डेवलपमेंट. ब्रेन जो है वो प्रॉपर तरीके से अगर वर्क करता है तो पर्सन का, एक ह्यूमन बीइंग का जो पूरी बॉडी है फिजिकली वो एक्टिव रहता है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. बट अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी छोटी सी नर्व सेल है या फिर कुछ भी दिक्कत है, तो उसकी वजह से उनके बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है. ठीक है, तो इसी वजह से जब कुछ पार्ट्स जो हैं वो ब्रेन के डैमेज हो जाते हैं या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो पर्सन की मसल्स यूज़ करने की वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, तो जिसकी वजह से ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप्ड बच्चे हो जाते हैं. और ये जो सिम्टम्स है ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. और भी सिम्टम्स है इसके, आइए जानते हैं हम. मेन जो कॉजेज़ बताए गए हैं वो ब्रेन इंजरी है, जिसमें यूजुअली कॉज बाय ऑक्सीजन डिप्राइवेशन, जो कि ऑक्सीजन है प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाता है ब्रेन में, जिसकी वजह से ये कॉज हो सकता है. ये प्रायर टू बर्थ भी हो सकता है, ड्यूरिंग बर्थ हो सकता है और सून आफ्टर बर्थ. ठीक है, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो जो सेरेब्रल पैल्सी है ये एक डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है मूवमेंट एंड पोस्चर को एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज टू दोज एरिया ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल मूवमेंट.
जिसकी मैंने अभी बात की थी। सेरेब्रल पैल्सी कोई डिजीज़ नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, ये हेरिडिटी से नहीं होता है, ये सिर्फ ब्रेन इंजरी की वजह से होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पैल्सी देख लेते हैं कि 4 टाइप्स बताए गए हैं, जिसमें से 70-80% जो स्पेस्टिक, ये स्पेस्टिक आप देख रहे होगे, ये ज़्यादातर होता है। अथेटॉइड जो है वो 10-20% लोगों को होता है। अटैक्सिक 5-10% एंड मिक्स्ड, मीन्स कि ये जो 3 मैंने आपको बताए हैं डिसऑर्डर सेरेब्रल पैल्सी के, इसकी मिक्स्ड भी सिम्टम्स की वजह से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। स्पेस्टिक, एथॉइड, अटैक्सिक, मिक्स्ड, इसको हम 1 बाय 1 कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आते हैं स्पेस्टिक सेरेब्रल पैल्सी। स्पेस्टिक इज़ अ रिजल्ट ऑफ डिस्टर्प्टेड कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन एंड मसल्स। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो मैंने बताया कि जो ब्रेन का आउटर एरिया होता है, ग्रे कलर का होता है, उसमें जो डेंड्राइट्स, जो नर्व सेल की बात की थी, जब वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है ब्रेन और मसल्स के बीच में, तो उसकी वजह से स्पेस्टिक सेरेब्रल पैल्सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ओके, तो ये कॉज हो गया। सो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं स्पेस्टिक सेरेब्रल पैल्सी के, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है कि हाइपरटोनिक फॉर्म। हाइपरटोनिक फॉर्म जिसमें कि जो मसल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कैरेक्टराइज बाय स्टिफ। स्टिफ मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से टेंस हो जाती हैं। हार्ड होने की वजह से टेंस होता है, जिसकी वजह से पुअरली कोऑर्डिनेशन मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन जो होता है मूवमेंट का, वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। स्पेस्टिक सेरेब्रल पैल्सी जो है वो इफ़ेक्ट करता है ज़्यादातर पार्शियली बॉडी इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे कि हाथ में होगा, पैर में होगा, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ इस तरीके के बच्चे का मूवमेंट होता है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा उससे। सो नेक्स्ट है एथेटॉइड सेरेब्रल पैल्सी। एथेटॉइड सेरेब्रल पैल्सी को डिस्किनेटिक सेरेब्रल पैल्सी के नाम से भी जाना जाता है। सो कॉज बाय डैमेज टू ब्रेन्स बेसल गैंग्लिया। तो गैंग्लिया जो कनेक्शन अलाउ करता है डिफरेंट एरियाज़ में ऑफ योर ब्रेन टू वर्क टुगेदर, जो बेसल गैंग्लिया वो सिग्नल सेंड करता है आपके ब्रेन को, जिसकी वजह से आप अपनी मसल्स को मूव कर सकते हैं। जब वो डैमेज हो जाता है तो फिर उसकी वजह से प्रॉपर तरीके से हमारी मसल्स मूव नहीं कर पाती हैं, मूवमेंट नहीं कर पाती हैं। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ मैं यहाँ पे। जो डिस्किनेटिक सेरेब्रल पैल्सी है या एथेटॉइड सेरेब्रल पैल्सी है, ये कॉम्बिनेशन है 2 तरीके की मसल्स का, जिसको हाइपोटोनिया एंड हाइपरटोनिक 2 तरीके की मसल्स प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें हाइपोटोनिया जो होता है वो लूज मसल्स होती है, ठीक है। एंड जो हाइपरटोनिया होता है वो स्टिफ मसल्स होती है। स्टिफ मसल्स की बात हमने की थी कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं मसल, ठीक है। इन दोनों चीज़ का आप ध्यान रखना। तो अब सिम्टम्स आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो लो टोन फॉर्म में अभी हमने बात की हाइपरटोनिया एंड हाइपोटोनिया, तो दोनों तरीके की कॉम्बिनेशन होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को आप स्क्रीन पे देख सकते हो पिक्चर के बच्चे को, अगर आप बच्चे फ्लोर के साइड में अगर उसको आप पेट के बल पे उठाएंगे तो आप बच्चे का पूरा जो बॉडी है, उसकी मसल्स हैं, वो पूरी उसी डायरेक्शन में झूल जाती हैं। या तो फिर आप उसके पेट की साइड से उठाओ या उसके बैक से पीठ की साइड से उठाओ। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों की मसल्स या तो एकदम लूज़ हो जाएंगी, उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है उस पर, या तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। हमने स्पेस्टिक में देखा कि कुछ पार्शियल पार्ट जो होते हैं बॉडी के वही इफ़ेक्टेड होते हैं, बट एथेटॉइड में क्या होता है कि ज़्यादातर पार्ट्स बॉडी के क्या होते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो प्रॉपर वो
बॉडी उनकी क्या होती है कि हाइपोटोनिक हो जाएगी या तो फिर बहुत ही ज़्यादा हाइपोटोनिया हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों प्रॉब्लम आती हैं। कैरेक्टराइज बाय पर्पस लेस अनकंट्रोल इनवॉलेंट्री हो जाएगी या तो फिर कॉन्टोरेटेड पर्पस फुल मूवमेंट। मीन्स कि या तो बच्चे क्या होता है कि जो आपने देखा होगा जब पार्शियली कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं अगर पैरालाइज हो जाते हैं तो वो ऐसे टेढ़े टाइप के हो जाते हैं, तो जिसमें उनका कंट्रोल नहीं होता है, जिसको वो डिसऑर्डर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। कुछ इस तरीके के उनके क्या होते हैं, अनकंट्रोल्ड इनवॉलेंट्री होती है। मीन्स कि मूवमेंट होती है बॉडी, हाथ की हो सकती है, पैर की हो सकती है, उनके फेस की हो सकती है, आँखों की हो सकती है। ठीक है, एंड जो कॉन्टोरेटेड मैंने बताया कि बच्चे अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो उनका हाथ जो है वो प्रॉपर तरीके से मूवमेंट करने लगता है। मतलब ये सिम्टम्स शो होते हैं एथेटॉइड या फिर डिस्किनेटिक में। ठीक है, ये प्रॉब्लम जो है डिस्किनेटिक की ये मैंने बताया कि ब्रेन इंजरी की वजह से होती है, तो ये ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी और अर्ली बर्थ पीरियड में होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अटैक्सिया सेरेब्रल प्लेसी। ये कॉज क्या है, सेरेबेलम जो होता है आपके ब्रेन का वो डैमेज होने की वजह से प्रॉब्लम आती है। इसमें भी सेम है कि जो सिग्नल्स बॉडी मूवमेंट के तो उसमें भी हेल्प करता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप की। सो हम देख लेते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं। कैरेक्टराइज बाय बैलेंस प्रॉब्लम। बैलेंस प्रॉब्लम मीन्स कि वो पूरा प्रॉपर तरीके से खड़े भी नहीं हो पाते हैं। आप एक स्क्रीन पे देख सकते हो कि अगर बच्चे को खड़ा भी किया जाए तो वो सीजर डायरेक्ट क्रॉस में खड़ा होता है, तो उसको सीजर मूवमेंट कहा जाता है। तो उस तरीके से खड़े होते हैं, वो प्रॉपर खड़े भी नहीं हो पाते हैं। पुअर डेप्थ परसेप्शन मीन्स कि जो उनका जो देखने का परसेप्शन है, जो विज़न होता है वो भी इफेक्टेड होता है। हमने अभी हाइपरटोनिया और हाइपोटोनिया की बात की, तो इसमें आइज़ भी आती हैं अगर परसेप्शन की बात हो जाए तो। कुछ जब हाइपोटोनिया होता है तो आप स्क्रीन पे देख रहे होगे कि किस तरीके आई कॉर्निया जो होती हैं उनमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो पुअर डेप्थ परसेप्शन होता है उनका। पुअर फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन एंड ग्रॉस मोटर की हमने बात की थी जब हमने फिजिकल डेवलपमेंट की बात की थी अर्ली चाइल्डहुड में। सो उसमें मैंने बताया था कि बच्चे क्या होते हैं, फिंगर्स के साथ अपने छोटे छोटे जो मूवमेंट होते हैं उसके साथ फिर बड़े बड़े मूवमेंट या फिर फिजिकल डेवलपमेंट उनका शुरू होता है। तो जब बच्चे प्रॉपर तरीके से खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो उसमें बच्चों का क्या होता है कि ग्रॉस एंड फाइन मोटर जो स्किल डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही पुअर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए अटैक्सिया सेरेब्रल प्लेसी। अब आते हैं मिक्स टाइप में। जब ये सारे प्रॉब्लम मिक्स्ड सिम्टम्स शो करती फिर मिक्स टाइप सेरेब्रल प्लेसी कहलाती है। ठीक है, तो जब ये प्रॉब्लम एसोसिएट होती हैं विद पुअर मूवमेंट एंड बैलेंस स्किल्स में कॉम्प्लिकेटेड एजुकेशनल एक्टिविटीज़, जब फिजिकल प्रॉब्लम्स होंगी तो ऑब्वियस है कि जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, एकेडमिक एजुकेशन है बच्चों की, वो कॉम्प्लिकेटेड होनी है। दे में ऑल्सो शो सेंसरी एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे हमने सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात की थी, तो वो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सेंसेस के और लैंग्वेज डेवलपमेंट में। ठीक है, उसी के थ्रू हमारा जो सेंसेस है और लैंग्वेज कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से चलती है। बट जब वही डैमेज हो जाएगा तो है कि सेंसरी एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होनी है। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। इसी में कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है। आपने पोलियो का नाम सुना होगा। जो पोलियो जैसी प्रॉब्लम है वो भी ब्रेन डैमेज की वजह से ही होती है। ठीक है, ओके। अब आते हैं जो इनका जो मेडिकेशन और हेल्थ चेकअप होता है बच्चों का, रेगुलर मेडिकेशन और हेल्थ चेकअप, तो बहुत ही नीड स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन हेल्प की ज़रूरत होती है उसमें, और सम टेक्निकल इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है जो असिस्ट कर सकें जो भी उनका मेडिकेशन कर रहा है, जो भी हेल्थ चेकअप कर रहा है। बट एक टीचर के लिए इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि बच्चे जो हैं वो अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ से बहुत फ्रीली एंड हैप्पीली जी सकें आगे जाके।
ठीक है। तो टीचर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में एक्सेप्शनल की बात की थी, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की, तो उसमें हमने स्पेशल एजुकेशन की बात की थी। तो जो स्पेशल एजुकेशन है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है। तो जो स्पेशल एजुकेशन वाले टीचर्स होते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसी के बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट है फेमिलियर टू द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट्स की कंडीशन कैसी है, कौन सी सेरेब्रल प्लेसी उनको है और किस तरीके का सीवियर है, वो उनको ध्यान में रखना चाहिए। इंफॉर्मेशन ऑब्वियस है कि उनके पेरेंट्स से ही लेंगे। ठीक है। Without adequate knowledge of the student's condition, strategy and programs will be difficult to be planned. अगर आप प्रॉपर तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे तो आपको जो भी स्ट्रेटेजी बनानी है या फिर जो भी प्रोग्राम बच्चों के लिए प्रोवाइड कराना है उसको प्लान करने में डिफ़िकल्टी होगी। या तो फिर आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे से उनके बारे में जानें। फेमिलियर टू द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट है परमिट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स, वॉचेस। ठीक है। इसका परमिट टीचर को होना ही चाहिए क्योंकि वो अपने डेटाबेस में रिकॉर्ड में सारे अदर इक्विपमेंट दैट विल फैसिलिटेट लर्निंग, जो कि हेल्प करेंगे बच्चों को फैसिलिटेट करने में। अगर ये सारी चीज़ों में आप अपने डेटाबेस में रिकॉर्ड करेंगे, मान लीजिए कि कोई टीचर है और वो बीच में छोड़ के जाता है तो नेक्स्ट टीचर के लिए भी हेल्पफुल होगा वो सारा रिकॉर्ड। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा इक्विपमेंट। एक्स्ट्रा इक्विपमेंट क्लासरूम में होना ही चाहिए। ऑर्गेनाइज फर्नीचर होने चाहिए, अदर ऑब्जेक्ट होने चाहिए क्लासरूम में। और एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की बात की है जैसे कि व्हील चेयर, स्टैंडिंग बोर्ड, कंप्यूटर्स, जो कि बच्चों को मूव करने में इजी हो। ठीक है। पेस द लेसन, जैसे कि आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को रेस्ट टाइम ज़रूर दें बीच बीच में, क्योंकि फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के बच्चे और नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ठीक है। Ensure that the student understands the directions well। जो भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, कि आप इंश्योर करें कि बच्चे उससे समझ रहे हैं प्रॉपर तरीके से। हैव द स्टूडेंट टू डू असाइनमेंट दैट आर नेसेसरी। जो भी क्लासरूम में या स्कूल में जो भी असाइनमेंट दिया जा रहा है वो नेसेसरी हो, बट बच्चों को कोई भी एक्स्ट्रा ड्रिल या प्रैक्टिस नहीं देनी चाहिए। काउंसलर और जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं वो एडवाइस करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि बच्चों के लिए हेल्पफुल हो। और टीचर सपोर्टिव हो स्टूडेंट्स के लर्न करने में। और जो पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे कंप्लेन करने के लिए अवॉइड करें, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। जब आप इस तरीके की कंप्लेन करेंगे उनके बिहेवियर को लेकर या कुछ भी, तो पेरेंट्स जो है और डिसअपॉइंट होंगे, जिसका सीधा असर अपने बच्चों पे पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में टीचर्स को कंप्लेन करना अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। तो ये था ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन इन स्कूल टाइम। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो, और आई होप ये आपके जनरल लाइफ में भी हेल्पफुल हो अगर आप स्पेशल एजुकेटर हैं तो। और नहीं है तो प्लीज़ आप स्पेशल एजुकेटर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। सो ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।